नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है चितवन लाइव लर्निंग पर। मैं अलका सिंह आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ गांधी जी की नई तालीम। ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से एफिलेटेड बीएड कोर्स का पेपर नंबर 8 है। ये पेपर आपको बीटीसी, बीए, एमए, एमएड इस तरह के कोर्स में भी मिल जाएगा। ये पेपर लास्ट ईयर नहीं था, इसी साल ये पेपर आया है, इसी साल ये पेपर बढ़ा है, इसलिए इसके बहुत सारी बुक्स और नोट्स भी मार्केट में प्रोवाइड नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि महामारी चल रही है और इस महामारी में बुक्स भी नहीं मिल रही हैं बच्चों को, शॉप्स भी नहीं खुल रही हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत परेशान हैं। तो उनकी परेशानी को दूर करते हुए मैंने ये चैनल के ऊपर अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया है गांधी जी की नई तालीम, जिसमें मैं लेक्चर लिया करूँगी और आपको वीडियो अपडेट हो जाया करेगी। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नया है वो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर भी करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा मैं बता देना चाहती हूँ आपसे कि इसका जो सिलेबस है, इस बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस अगर आपने देख लिया है तो वो आप देख सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, मेरे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इस गांधी जी की नई तालीम से संबंधित कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं वो उसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पर जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए पता करते हैं कि आज हम इस बुक के अंदर, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है इसके अंदर कि हम पढ़ेंगे उनका जीवन परिचय। मेन टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है तो इतना ज़्यादा हम नहीं ले सकते। जो जितना हमारे एग्ज़ाम में और हमारी नॉलेज के लिए ज़रूरी है हम वो सारे मेन पॉइंट इसमें स्टडी में लेंगे। दूसरा आ जाता है आपका शिक्षा दर्शन। तीसरा है शिक्षा का अर्थ क्या होता है, जो गांधी जी के अनुसार है। नेक्स्ट, शिक्षण विधि, उन्होंने कौन सी विधियों के बारे में बात की है। आधारभूत सिद्धांत क्या है, शिक्षण का मूल्यांकन वो कैसा करने को बताते हैं और उनका मूल मंत्र क्या है। ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली एग्जाम में बनेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट है, शॉर्ट में है, जिससे आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, डिटेल आप खुद से कर सकते हैं या फिर डिटेल के लिए मैं आपको कुछ बुक्स के बारे में बता दूंगी, तो वहाँ से अगर आपको मिल जाती हैं इस समय पर तो आप लेकर डिटेल वहाँ से ले लेंगे। शॉर्ट में और बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। सबसे पहले है आपको जीवन परिचय। जीवन परिचय के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था। जन्म जो था महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम इनका करमचंद गांधी था, जो एक पंसारी जाति के थे। ठीक है, माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। और नेक्स्ट पॉइंट है 1857 में मोहनदास ने जैसे जैसे बम्बई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक परीक्षा पास की और भावनगर स्थित सामलदास कॉलेज में दाखिला लिया। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके कि इनके जन्म के बारे में पूछा जा सकता है, पेरेंट के बारे में पूछा जा सकता है और इनके कहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया था, किस कॉलेज से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, उसके बारे में यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विदेश में शिक्षा व विदेश में ही वकालत। ठीक है, क्योंकि इनकी जो शिक्षा थी वो ज़्यादातर इनकी शिक्षा के लिए, हायर शिक्षा के लिए विदेश चले गए थे और वहीं पर इन्होंने वकालत की थी। तो उसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं। कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि अपने 19वें जन्मदिन से लगभग 1 महीने पहले 4 सितंबर 1888 को गांधी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए।
ठीक है। कब चले गए थे वो इंग्लैंड? 1888 को वो इंग्लैंड चले गए थे। कौन सी पढ़ाई करने के लिए? कानून की पढ़ाई, यानी कि वकालत करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे। दक्षिण अफ्रीका 1893 और से लेके 1914 तक वो दक्षिण अफ्रीका में रहे, में नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन किया, क्योंकि उसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है लोगों की और उनके अधिकार जो है वो हनन हो रहे हैं। तो उनके अधिकारों को बचाने के लिए उन्होंने वहाँ पर नागरिक अधिकार आंदोलन किया। इनकी जो मृत्यु है, मेन पॉइंट है इसमें, इनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। गांधी जी के शिक्षा दर्शन, कि गांधी जी का शिक्षा दर्शन कैसा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा है। उनका जो व्यक्तित्व था वो आदर्शवादी था, उनका आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। उनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो मानते थे कि अगर समाज की उन्नति होनी है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उनका ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महात्मा गांधी थे उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का था, तो वो एक आदर्शवादी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और उनका आचरण जो था प्रयोजनवादी, यानी कि हर चीज़ को आगे बढ़ाने वाला, विचारधारा से ओतप्रोत था। सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते थे। नेक्स्ट है शिक्षा का अर्थ, कि शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि शिक्षा जो है साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही शिक्षा का प्रारंभ। ठीक है, साक्षर होने को यानी कि पढ़ने को वो शिक्षा का ना तो शुरुआत कहते हैं, ना तो उसका अंत कहते हैं और न ही उसका प्रारंभ कहते हैं। यह तो केवल स्त्री पुरुष को शिक्षित करने का साधन है। साक्षर होने के बारे में वो ये यहाँ कह रहे हैं कि शिक्षा का कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होता, इससे केवल स्त्री और पुरुष को शिक्षित किया जा सकता है। साक्षरता लिखने पढ़ने को शिक्षा नहीं माना। उन्होंने कहा है कि लिखना पढ़ना खाली शिक्षा नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा कि वो हस्तकला को, वो जो है अपने कुटीर उद्योगों को शिक्षा का मेन माध्यम मानते हैं। वो मानते हैं कि जो व्यक्ति है अगर उसे साक्षर बना दिया जाए, उसे कोई कार्य सिखा दिया जाए, उसे हस्तकला में निपुण कर दिया जाए तो वो किसी भी तरह से कहीं पर भी अपने आप कमा कर खा सकता है। यानी कि वो कौशल की शिक्षा पर विशेष बल देते थे, वो बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल देते थे, वो बेसिक शिक्षा पर विशेष बल देते थे। वो कह रहे हैं कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालकों के आत्मिक, बौद्धिक, शारीरिक क्षमताओं को अंदर से बाहर प्रकट करने में उत्तेजित करती है। ठीक है, आत्मिक यानी कि वो उसके अंदर वो क्वालिटी अंदर से होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए, बुद्धि उसका यूज़ होनी चाहिए। बुद्धि का मतलब कि जब हम खाली बच्चे को रट्टाफिकेशन ज़रूरी नहीं है। जब हम बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछे, कोई कुछ भी हम उससे पूछे तो इसका मतलब उसको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। शारीरिक क्षमता यानी कि उसके शरीर में वो क्षमता होनी चाहिए जिससे वो अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर सके। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधि, कौन कौन सी शिक्षण विधि को वो यूज़ करते हैं? सबसे पहला है, सबसे ज़्यादा जो जोर गांधी जी ने दिया है वो दिया है उन्होंने कार्य विधि को। कार्य विधि को यानी कि करके सीखना, हाथ से, हस्तकला को उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है हस्तकला, आपने भी देखा होगा कि बेसिक शिक्षा में वो को हस्तकला की शिक्षा दे रहे हैं। हस्तकला को वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके अलावा सहयोगी विधि, हस्तकला के साथ सहयोगी विधि, सानुबंधित विधि यानी कि एक दूसरे के साथ जोड़ के रखने वाली विधि को, स्व अनुभव द्वारा सीखना, अपने आप सेल्फ एक्सपेरिमेंट से सीखने के बारे में बात करते हैं। मौखिक विधि वो बताते हैं, चिंतन एवं मनन विधि को वो इम्पोर्टेंस देते हैं और संगीत विधि को भी वो इम्पोर्टेंस देते हैं। ये सारी विधियाँ उन्होंने शिक्षण दर्शन के अंदर जोड़ी हैं कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति करके सीखे, सहयोग करे, यानी कि वो जो विधि है उसके सीखने में सहयोग करे, उसके साथ बंधित हो, अपने अनुभव से व्यक्ति सीखे, मौखिक विधि के माध्यम से सीखे और चिंतन और मनन करके यानी कि बुद्धि का प्रयोग करके, कल्पना के आधार पर, बुद्धि के आधार पर मनन करके व्यक्ति सीखे और संगीत विधि के माध्यम से भी सीखेगा तो जो बातें हैं, जो ज्ञान है वो लय में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है महात्मा गांधी व भारतीय शिक्षा। महात्मा गांधी के भारतीय शिक्षा को लेकर क्या विचार थे। वो कहते हैं कि गांधी जी भारतीय शिक्षा को द ब्यूटीफुल ट्री यानी कि द ब्यूटीफुल ट्री कहा करते हैं। वो कहते हैं कि जो भारतीय शिक्षा है एक बहुत सुंदर पेड़ है। इसके पीछे कारण यह है कि गांधी जी ने भारत की शिक्षा के बारे में जो कुछ पढ़ा है उससे पाया था कि भारत में शिक्षा सरकारों के बजाय समाज के अधीन थी। ठीक है, तो वो भारत की शिक्षा को बहुत सुंदर बताते हैं कि हमारी जो शिक्षा है उसके अंदर बहुत सारे नियम, रूल्स, रेगुलेशन, रीति रिवाज और बहुत सारी चीज़ें जो वैज्ञानिक हैं वो भी हमारी शिक्षा के अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो धूमिल हो गई हैं। उन जो डायमंड है वो कहने का मतलब जो व्यक्ति है यानी कि जो ज्ञान है वो निखरा नहीं है, उसको निखारने की ज़रूरत है, उसकी स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है। उस बात को ये यहाँ पर कह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आधारभूत शिक्षा दर्शन सिद्धांत। कि आधारभूत शिक्षा दर्शन सिद्धांत में महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हो। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। 7 से 14 वर्ष की आयु के बालकों की निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा पर बल देते हैं। साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को लिखना पढ़ना आ गया तो इसका मतलब कि वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित वो तब होगा जब वो किसी कार्य में निपुण होगा, जब वो हस्तकला में निपुण होगा, किसी स्किल का डेवलपमेंट करेगा, तब वो शिक्षित माना जाएगा। शिक्षा बालक के मानवीय गुणों का विकास करना है, यानी कि मनुष्य के जो गुण हैं, जो क्वालिटी है, जो एबिलिटी उसकी है, उनका विकास करना शिक्षा कहा गया है उन्होंने। शिक्षा एक ऐसी हो जिससे बालक के शरीर, हृदय, मन और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास हो। नेक्स्ट पॉइंट है सभी विषयों की शिक्षा स्थानीय उत्पादक उद्योगों के माध्यम से दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा ऐसी हो जो नवयुवकों को बेरोजगारी से मुक्त कर सके। अतः गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुर्मुखी विकास है। जैसे कि मैंने आपसे भी बताया कि गांधी जी क्या चाहते थे शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति बेरोजगार न रहे, जिससे नवयुवक जो है इस बेरोजगारी से मुक्त हो जाए। और बेरोजगारी से मुक्त व्यक्ति कब होगा? जब उसको अपना काम आएगा, जब वो स्वावलंबी होगा, जब उसे किसी के ऊपर निर्भर रहना नहीं होगा, तो तभी व्यक्ति स्वावलंबी हो सकता है। नहीं तो व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाता है। इसीलिए वो हस्तकला की शिक्षा के ऊपर बल देते हैं। वो जो है खुद यानी कि करके सीखने की शिक्षा पर बल देते हैं। और इसी को वो यहाँ पर कहते हैं, उनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है कि बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और भावना में जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुर्मुखी विकास करना ही शिक्षा है। ठीक है, अब पता कर लेते हैं मूल मंत्र की उनका मूल मंत्र क्या था शिक्षा को लेकर। वो मूल मंत्र क्या देते हैं कि शोषण विहीन समाज की स्थापना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि गांधी जी का मूल मंत्र क्या था। उनका मूल मंत्र था शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एवं स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। ठीक है, शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है, क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो समाज का निर्माण संभव नहीं हो सकता, एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। अतः गांधी जी ने जो शिक्षा के उद्देश्य, सिद्धांतों की व्याख्या की तथा प्रारंभिक शिक्षा योजना शिक्षा दर्शन का मूर्त रूप दिया है। तो यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है कि गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा दर्शन दिया गया है वो सर्वोपरि उनके अनुसार माना गया है। स्टूडेंट्स, ये सारे नोट्स इसके रिगार्डिंग जितने भी थे वो डन हो चुके हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस तरह का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, क्योंकि इसमें वो सारे पॉइंट मैंने आपके लिए डाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा ही बनेगा 100%। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसका लेक्चर नंबर 2 भी आ जाएगा कल में, ताकि आपको वीडियो की अपडेट समय से होती रहे। उसके साथ जो बेल आइकन बनी हुई आती है उस बेल आइकन को भी क्लिक ज़रूर कर दें, तभी आपको दूसरी वीडियो की अपडेट हो पाएगी।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।